तो देखिए, अगर हम देखें सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम बात स्टार्ट करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। So the properties of solution which depends upon number of mole of solute which does not depend upon nature of solute is called as colligative property। उनको हम क्या कहते हैं? colligative property कहते हैं। जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप क्या चीज मिक्स कर रहे हो, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितना मिक्स किया है, सोल्यूट के मोल कितने थे या उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे किसके? सोल्यूट के। इस पर डिपेंड करेगी। जैसे अगर हम बात करें, ऐसे इस चीज को स्टार्ट करते हुए एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लो सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है और वो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैं कहता हूं कलर, और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की जो कलर वाली प्रॉपर्टी है क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जरा देखिए। मैं क्या लेता हूं? मैं प्लेन वाटर लेता हूं और उस प्लेन वाटर में क्या करता हूं? ब्लू कलर की इंक डाल देता हूं। तो यहाँ पे ब्लू कलर की जो इंक है वो क्या बन गई? सोल्यूट हो गई और वाटर सोलवेंट था। इसी तरह मैं प्लेन वाटर लेता हूँ और उस प्लेन वाटर के अंदर मैं क्या करता हूँ? रेड कलर की इंक डाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया? प्लेन वाटर लिया और उसके अंदर क्या कर दी? मैंने रेड कलर की इंक डाल दी। तो जिस, है ना, जिस वाटर में मैं रेड कलर की इंक डालूंगा उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड। और जिसमें ब्लू कलर की इंक डालूंगा उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो आप मुझे एक बात बताओ, कलर जो है, किसी सॉल्यूशन का जो कलर है, क्या वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या डाल रहे हो उस बात पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल डिपेंड कर रहा है ना? नहीं डिपेंड कर रहा है। जरा देखिए, आप क्या ऐड कर रहे हो इस बात पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इंक डाल रहे हो कौन से कलर की? रेड कलर की इंक डाल रहे हो तो सॉल्यूशन का कलर कैसा आ रहा है? रेड। और अगर आप ब्लू कलर की इंक डाल रहे हो तो सॉल्यूशन का कलर कैसा आ रहा है? ब्लू। यानी आप क्या चीज डाल रहे हो? अगर आप कोल डालते हो, कोयला पानी में डालते हो तो कलर कैसा आएगा? कोयला पानी में डालोगे तो कलर सॉल्यूशन में कैसा आएगा? ब्लैक आएगा। आप लाइम, जिसको आप चूना कहते हो ना, वो वाटर में डाल दो तो कलर कैसा आएगा? वाइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आप क्या चीज डाल रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का कलर कैसा आएगा। यानी वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो कलर है वो सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह मैं एक और प्रॉपर्टी का डिस्कशन करता हूं, जैसे टेस्ट। टेस्ट की बात अगर हम करें तो टेस्ट जो है, आप पानी में क्या मिक्स कर रहे हो इस बात पे उसका टेस्ट डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का। अगर आप वाटर में शुगर मिक्स करोगे तो टेस्ट कैसा आएगा? स्वीट आएगा। अगर पानी में आप क्या करोगे? सॉल्ट मिक्स करोगे तो वो सॉल्यूशन का टेस्ट कैसा आएगा? ऑब्वियसली सोर हो जाएगा, है ना? अगर आप देखोगे तो बिटर हो जाएगा, ज़्यादा नमक डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा बिटर हो जाएगा। तो इसका मतलब आप वाटर में क्या चीज़ मिक्स कर रहे हो, क्या सोल्यूट मिक्स कर रहे हो, सोल्यूट की नेचर क्या है, उस बात पे डिपेंड करता है। वाटर की कोई नेचर थोड़ी ना, वाटर का टेस्ट नहीं हुआ करता। आप वाटर में क्या मिक्स कर रहे हो इसका टेस्ट होता है। शुगर मिक्स करोगे, शुगर सोल्यूट यूज कर लोगे तो टेस्ट अलग आ जाएगा। सॉल्ट यूज कर लोगे तो टेस्ट अलग आ जाएगा। लाइम यूज, नींबू यूज कर लोगे तो टेस्ट अलग आ जाएगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो टेस्ट होता है वो भी नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब टेस्ट जो है वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही थी कि आप उसमें मिक्स क्या कर रहे हो। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कितना मिक्स कर रहे हो, यानी जो सोल्यूट आप मिक्स कर रहे हो वो कितने मोल है। क्लियर है? इसीलिए ये एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको एक अलग से चैप्टर का नाम दिया गया है, इसीलिए इसको अलग से टॉपिक में पढ़ाया जाता है। और सॉल्यूशन की कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं? तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं सॉल्यूशन की। और वो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं अगर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, RLVP से डिनोट करते हैं। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, अगर हम लोग देखें तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में आप EBP करके याद रख सकते हो इसको। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको आप शॉर्ट में DFP करके याद रख सकते हो। और लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। OP करके आप इसको याद रख सकते हो, OP। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो भाई जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इसका मतलब क्या है, तो हमें सबसे पहले वेपर प्रेशर का मतलब समझना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल है, कोई भी लिक्विड है। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करना शुरू करेंगे। तो जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो इसकी क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी, यानी गैस में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा लिक्विड है, अब लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे मान लो मैंने H2O ले लिया। तो H2O जो है, जो हमारा लिक्विड है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, H2O गैस के अंदर। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, वेपोराइजेशन। और जो H2O गैस है, अब देखो यहाँ पे आप एक प्लेट रख दो, तो जैसे मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख दूंगा तो ये जो वेपर या गैस के मॉलिक्यूल्स है ये प्लेट पर जाएंगे और फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और बैक टू लिक्विड में आके गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो ये H2O गैस है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, कंडेंसेशन। क्लियर। इनिशियली जब आप हीट करना शुरू करते हो तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन भी फास्ट होना शुरू हो जाती है, लेकिन कभी भी रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो रेट ऑफ वेपोराइजेशन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एक टाइम पॉइंट ऐसा आता है जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगी। दोनों की रेट क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। इस टाइम पॉइंट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर जो वेपर है उस वेपर की क्वांटिटी, या आप कह दो उस वेपर के जो मोल्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट होने का मतलब वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, ना तो बढ़ेंगे ना ही कम होंगे। क्यों, उसका रीजन क्या है, अब इक्विलिब्रियम आया हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब अगर लिक्विड का एक मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो साइमल्टेनियसली गैस का भी एक मोल किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों की स्पीड क्या है, इक्वल हो चुकी है। तो अगर एक मोल गैस का बन रहा है तो एक मोल गैस का फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेपर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये जो कांस्टेंट वेपर होती हैं ये क्या करती हैं, एक प्रेशर लगाती हैं इस कंटेनर के अंदर। क्योंकि बेसिकली वेपर है क्या, आप जरा सोचो भाई, वेपर क्या चीज़ है, वेपर तो गैस है ना। गैस का काम क्या होता है, गैस को आप किसी कंटेनर में भर दो, तो गैस को जिस कंटेनर में भरोगे गैस चारों तरफ प्रेशर लगाएगी।
कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करेगी, इस प्लेट को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? तो इस प्रेशर को ही क्या नाम दिया जाता है? इस प्रेशर को ही क्या नाम दिया जाता है? वेपर प्रेशर नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? इस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं? वेपर प्रेशर। तो बेसिकली वेपर प्रेशर को आप डिफाइन कैसे करते हैं? वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर exerted by vapor, exerted by vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid at equilibrium। इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स प्रेशर लगाती हैं। अब ये कई बार मन में आता है इसलिए ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड का मतलब क्या? भाई ऑन द वेपर कहाँ प्रेजेंट है? वेपर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर ही तो प्रेजेंट है। तो ये लिक्विड की सरफेस पर प्रेजेंट है, ये वेपर जो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इस प्रेशर को ही क्या नाम दिया जाएगा? वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। यानी जो वेपर प्रेशर होता है वो किसका होता है? वेपर्स का होता है। वेपर मतलब कौन सी फेज? गैसियस फेज। यानी जब आपका लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा तब प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब वो गैसियस फेज में कन्वर्ट नहीं हो रहा तब वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी वेपर्स का प्रेशर हुआ करता है ये। आई थिंक आप सबको ये वेपर प्रेशर वाली बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि ये वेपर प्रेशर क्या चीज़ होती है। अब देखिए, अगर हम देखें तो ये जो वेपर प्रेशर होता है इसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, जो हमारे पास जो भी हमारा लिक्विड है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या नाम देते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर ये स्ट्रोंग हो, और दूसरा केस क्या है? इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा हो? बिल्कुल वीक हो। तो अगर ये जो अट्रैक्शन है ये कैसा हो? वीक हो। क्लियर है? तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर भी क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा। तो टेम्परेचर हमें ज़्यादा देना पड़ेगा तो इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। या हम ये कहें इसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा तो वेपर्स जो बनेगी वो क्या बनेगी? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कम बनेगी, लेस वेपर। क्योंकि वेपर कब बनेगी? वेपर तो तब बनेगी ना जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप ब्रेक कर दोगे तब बनेगी। क्लियर है? तो दोनों को अगर सेम टेम्परेचर दिया जाए तो इसकी वेपर कम बनेगी और इसकी वेपर कम बनेगी, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कम आएगा। अच्छा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कमजोर है, वीक है। तो जितना वीक फोर्स अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वेपर उतनी जल्दी बन जाएगी। तो वेपर उतनी जल्दी बन जाएंगी तो फिर इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे मोर वेपर प्रेशर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो वेपर प्रेशर हुआ करता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा? लेस होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखा जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो माना जाता है, वैसे तो आयन डाइपोल का माना जाता है ना, आयन डाइपोल का बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन हम यहाँ आयन डाइपोल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बात शुरू करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है
वो सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। उससे कम क्या होती है डाइपोल, डाइपोल। और उससे कम क्या होती है वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, या हम जिसको लंदन फोर्सेस कह देते हैं, लंदन फोर्स कह दो या वीक डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स। तो इसका मतलब जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका वेपर प्रेशर कम हुआ करता है, और जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। और लंदन फोर्सेस डिस्पर्शन फोर्सेस का तो सबसे ज़्यादा होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता भी हमें कैसे पता चलेगा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रही है। तो हमें इनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या ज़रूरी होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उसके साथ जुड़ा हुआ एक एच हो, क्लियर है, और दूसरी तरफ किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जहां पे बॉन्डिंग करवानी है हमें वहां पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो इस H और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट हमें सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात नहीं करनी। हमें पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वही लेने हैं। और 3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो पीरियोडिक टेबल में माने जाते हैं वो होता है FON। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की आती है, और लास्ट में हम देखें तो किसकी आती है, नाइट्रोजन की। तो बस जब मैं यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूंगा तो बस ये 3 ही एटम होने चाहिए। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब 3 एटम, बस इसके अलावा कोई और एटम को नहीं माना गया है यहाँ पे। तो इनके साथ H जुड़ा होना चाहिए और दूसरी तरफ से इन्हीं में से कोई एक एटम होना चाहिए। तो उस H और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा उसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे दोगे। जैसे वाटर है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो अब देखो इसका जो H है, अगर हम लोग देखें तो इसका जो H, अब ये देखो ये H है, ये H किसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप इस H को देखोगे तो ये H जुड़ा हुआ है ना किसके साथ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ यानी O के साथ। और दूसरी तरफ फिर से देखो आपके पास एक O है, तो इस H और O के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा आप उस इंट्रैक्शन को क्या नाम दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे दोगे। यानी कि फोन, FON से याद रखना आप, फोन फोन होगा और H होगा, फोन से जुड़ा हुआ H होगा, तब उस कंपाउंड के अंदर क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यानी वाटर में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसी तरह मान लो मैं HF में देखूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, तो HF का एक मॉलिक्यूल ये हो गया, HF का दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ये हो गया HF, है ना। तो इस F और इस H के बीच में ये जो बॉन्डिंग है इसको आप क्या नाम दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ये है, HOR। एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल ये है। तो इसके H और इसके O के अंदर जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर आपसे कोई पूछे भी वाटर के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में, तो ऑब्वियसली वाटर में। उसका रीज़न क्या है, वाटर के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ये जुड़ा हुआ है ये क्या है, H का साइज क्या होता है, छोटा, और H का साइज स्मॉल होता है, इसलिए ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये ज़्यादा एक्सपोज्ड है। ये ज़्यादा एक्सपोज्ड है तो ये हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम क्या है, ज़्यादा अच्छे से इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर पा रहा है, इंटरेक्ट कर पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम एल्कोहल की, तो एल्कोहल के अंदर तो यहाँ पे R जुड़ा हुआ है। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। तो R का जो एटॉमिक साइज होता है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि ये
इस O को उतना अच्छे से, इस ऑक्सीजन को उतना अच्छे से एक्सपोज नहीं कर पाता, ये ऑक्सीजन थोड़ा सा कवर अप हो जाता है, या ये हम कहें ये जो है R है ये स्टीरिक हिंड्रेंस कोज करता है। तो ये जो H होगा वो उतना अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाता इस ऑक्सीजन को जितना अच्छे से वाटर के केस में करता है। तो वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए अगर आप एल्कोहल और वाटर को देखो तो एल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड वीक है, थोड़ा सा बी वीक है, तो फिर उसको ब्रेक करना आसान है, और ब्रेक करना आसान है तो मतलब वो जल्दी ज़्यादा वेपर्स बनाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग आए, हाँ हाँ बताइए। इथेनॉल पानी से ज्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर, हाँ तो एसिडिक, वो हाँ रहेगा। हाँ एसिडिक कैरेक्टर अलग मैटर है ना। एसिडिक कैरेक्टर वो अलग चीज़ है, वो इस बात पे वो बहुत अलग चीज़ है ना। एसिडिक कैरेक्टर में तो फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट भी देखते हो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, बहुत सारी अलग चीज़ें आ जाती है। वो तो आपको देखना होता है ओ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग मैटर हो जाता है। बात समझ में आ रही है। यानी हम एसिडिक कैरेक्टर को इससे ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं दिखाते है ना। एसिडिक कैरेक्टर में तो आपको ये देखना पड़ता है कि जब आप एच निकाल लोगे तो फिर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा स्टेबल है, यानी वो नेगेटिव चार्ज किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है क्या जो प्लस आई माइनस आई शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या, तो वहां पे आ जाता है एसिडिक कैरेक्टर, वो अलग मैटर हो जाता है ना। ओके सर, ओके। ओके। ये जो होता है ना एक्चुअल में, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस है, तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकता है। जैसे अब देखो H2 है, H2 के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब देखिए दूसरा इंटरेक्शन मैंने आपको क्या बताया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, जब आप डाइपोल डाइपोल की बात करते हो तो डाइपोल डाइपोल नाम से समझ में आ रहा है, डाइपोल तो आई थिंक सबको पता ही होगा है ना। दो डाइपोल, डाइपोल का मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल का मतलब सिंपल सी बात है पोलर मॉलिक्यूल। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मान लो HCl है, एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने HCl का, अब HCl में H के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी साइड शिफ्टेड रहेंगे, Cl की साइड, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह ये HCl आ गया, तो दो HCl के मॉलिक्यूल अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो इस H और Cl के बीच में ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम नहीं दोगे, आप इसको क्या नाम दोगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि बताओ HCl का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आपका क्या आंसर होगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। वाटर और HCl। HCl है ना, तो HCl का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स होता है वेपर प्रेशर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो वो वाटर का ज़्यादा होगा। HCl में वीक फोर्स है ना, डाइपोल डाइपोल कैसा होता है, वीक है, और मैंने अभी क्या समझाया, जितना वीक फोर्स होगा वेपर उतनी ज़्यादा बनेंगी, इसका मतलब HCl का वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर हमारे पास, अगर हम बात करें H2O और H2S की, अब H2S भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो H2S और H2S, H2S H2S के दोनों मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन होगा हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको डाइपोल डाइपोल नाम देंगे, डाइपोल डाइपोल। जबकि वाटर के जो दो मॉलिक्यूल होंगे उनमें जो इंट्रैक्शन होगा उसको आप क्या नाम दे रहे हो, उसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दे रहे हो। तो ऑब्वियसली किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, H2S का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या H2O का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, H2S। H2S का है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब आगे बात, तीसरा मैंने आपको एक समझाया, तीसरा जो होता है जिसको हम डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस कहते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस।
या लंडन फोर्सेस, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लगते हैं, यानी जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, दोनों नॉन पोलर होने चाहिए, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, और ये सबसे कमजोर माना जाता है, खासकर ये हाइड्रोकार्बन वगैरह में होता है। इसीलिए आप देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ज़्यादातर गैसियस स्टेट में होते हैं, है ना। ब्यूटेन वगैरह अगर आप देखो, अगर लिक्विड भी होंगे तो उनका वेपर प्रेशर अच्छा खासा होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यूटेनॉल है और एक एन ब्यूटेन है, तो बताओ दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ब्यूटेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि एन ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है जो कि आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो जिसके अंदर डिस्पर्शन फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसका मतलब एन ब्यूटेन का क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी तरह ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करते हैं, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है ये डिस्पर्शन फोर्सेस भी उतना ज़्यादा हो जाते हैं। तो मान लो जैसे अगर कोई पूछे, एक तो आपके पास प्रोपेन है ना, और एक आपके पास हेक्सेन है, तो अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर है ना किसका ज़्यादा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि प्रोपेन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि प्रोपेन का साइज छोटा है। तो प्रोपेन का साइज छोटा है तो उसमें डिस्पर्शन फोर्स भी कम लग रहे हैं, जबकि हेक्सेन का साइज बड़ा है तो उसमें डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। इसीलिए देखो प्रोपेन जो होती है या इथेन है वो गैसियस स्टेट में होती है, जबकि हेक्सेन देखोगे, ऑक्टेन देखोगे, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनमें डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, वेपर प्रेशर वाली स्टोरी क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। तो इसका मतलब फैक्टर अफेक्टिंग में हमने देखा, पहला फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर का कौन सा होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा फैक्टर अगर हम लोग देखें, सर हाँ बताइए बेटा। सर जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपन बेसिस पे देख रहे हैं ना ये हाँ बिल्कुल। तो सर जैसे जो मान लो जैसे CH2 है हाँ और वो अगले जैसे सर जैसे क्लोरीन और सल्फर के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं आती है कार्बन की। नहीं, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो क्या है कि जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए गए हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर नहीं है। इस चीज को समझो, ये इंट्रैक्शन होते हैं, वीक इंट्रैक्शन, है ना। अब ये वीक इंट्रैक्शन है, मतलब इनको माना गया वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन्हीं को हम वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह देते हैं। अब इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लिया गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अकेली ऐसी है जो मतलब उसमें आपके एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है ना। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में आपका डाइपोल जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, अब वो डाइपोल कितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा म्यू, यानी उसका डाइपोल मूवमेंट। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। अब वो अकेला क्यू पे डिपेंड नहीं करता, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैं बात करूं, जैसे एक आ गया मेरे पास HCl और एक मेरे पास आ गया HBr, क्लियर है। अब मुझे देखना भी किसका म्यू ज़्यादा है, तो वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो आपका जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, क्लियर, और दूसरा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, क्लियर है ना। Cl, अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो Br से ज़्यादा होती है, ठीक है, बट Br का साइज भी तो बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली HBr की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो HCl की बॉन्ड लेंथ से क्या होगी, डिफर करेगी। तो इन दोनों का म्यू जो आएगा ना वो अलग अलग आएगा। तो वो चीज होती है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है उसका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। अब बात आती है जहां डाइपोल डाइपोल खत्म हो गया, मतलब डाइपोल डाइपोल किसमें, पोलर में, तो बस वहीं तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्टोरी है। जब आप बात करना शुरू कर देते हो लंडन फोर्सेस की या डिस्पर्शन फोर्सेस की, तो वो अप्लाई होता है किस पे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे। जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें लंडन फोर्सेस लगता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। अब ये वैसे तो आप सोचो तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इसकी शेप ऐसी होती है कि इसका डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा वो कैंसल आउट हो जाता है, तो इसका नेट म्यू जो आता है वो 0 आता है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। CCl4 जो है वो क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो CCl4 अगर मैं देखूंगा, CCl4 और एक मैं देखूंगा CHCl3,
तो CH Cl3 के जो दो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या डाइपोल डाइपोल है। बट CCl4 के जो दो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो तो आपका लंडन फोर्सेस हुआ ना, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब आप मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा सर ये Cl भी है ये भी Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इस तरह से नहीं देखना हम लोगों को। क्या मेरी बात समझ में आई तेजस आपको? ओके सर। है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो इस तरह से नहीं देखना। हमें तीन कैटेगरी बनाई गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ FON वालों में होगी, बाकी जितने पोलर हैं उन सब में क्या होगी, डाइपोल डाइपोल होगी। और बाकी जो नॉन पोलर आ जाएंगे उन सब के अंदर फिर क्या हो जाएगी, लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस आ जाएंगे। अब देखो हमारे पास दूसरा जो फैक्टर अफेक्टिंग होता है वेपर प्रेशर का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टेम्परेचर नाम देते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो वेपर्स भी क्या बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी। तो इट मीन्स वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। तो वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। यानी अगर आपके पास सेम लिक्विड है, उस सेम लिक्विड को दो अलग अलग टेम्परेचर पर लिया गया है, तो जितना टेम्परेचर हाई होगा वेपर प्रेशर भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा वेपर प्रेशर भी ऑब्वियसली उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? वेपर प्रेशर वाली बात समझ में आई? अब देखिए, यस सर। अब हमारे पास बात आती है वेपर प्रेशर के बाद हमारे पास चीज आती है RLVP। ये क्या है RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बड़ी सिंपल सी बात होती है। मान लो मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है, याद रखिएगा हर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। ये हमारे पास एक लिक्विड है A। हाँ, हर सॉलिड जो होता है सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं हुआ करता, कुछ सॉलिड्स को छोड़कर। वो कौन से सॉलिड है, ऐसे सॉलिड जो वेपर बना सकते हो। आप कहोगे सर कौन से सॉलिड वेपर बना सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं जो सबलाइम हुआ करते हैं। जैसे कौन कौन से सबलाइम होते हैं, कैम्फर होता है, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये वेपर्स बना सकते हैं, डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका वेपर प्रेशर होता है। अदरवाइज जो सॉलिड्स होते हैं लाइक शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया वगैरह हो गई, इनको हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहते हैं, क्योंकि इनका वेपर प्रेशर कितना होता है, 0। लिक्विड कोई भी होगा वो वोलेटाइल होता है। क्यों लिक्विड वोलेटाइल होता है भी, हर लिक्विड वेपर बनाता है। कुछ लिक्विड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर वेपर बना देते हैं। रूम टेम्परेचर पे वेपर क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे पेट्रोल है, नेल पेंट रिमूवर है, एसीटोन है, थिनर है, इनकी स्मेल आती है आपको। क्यों स्मेल आती है इनकी, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, तो इनकी वेपर रूम टेम्परेचर पर ही बन जाती है। तो इट मीन्स इनका वेपर प्रेशर हाई होता है। लेकिन वाटर है, अब वाटर की स्मेल नहीं आती, क्योंकि वाटर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाँ, आप तोड़ा जा सकता है उनको। कैसे तोड़ोगे, हीट करके तोड़ोगे। इसका मतलब इनका वाटर का वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। बट हर लिक्विड को, जितने भी लिक्विड है उनको आप गर्म करके एटलीस्ट वेपराइज तो कर सकते हो ना। तो लिक्विड वोलेटाइल हुआ करते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, एक्सेप्ट कुछ सॉलिड को छोड़कर जो सबलाइम हो सकते हैं। तो सबलाइम होने वाले जो सॉलिड होते हैं ना, उनको हम वोलेटाइल की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कैम्फर वगैरह हो गया। अदरवाइज क्या होता है, जो यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक लिक्विड है सॉल्वेंट, है ना, और ये एक पर्टिकुलर प्योर लिक्विड A है। अब हमने क्या किया, इस A के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया, और ये सोल्यूट डाल दिया। ये कौन सा था, ये B था। अब होगा क्या, अब ये एक सॉल्यूशन बना लेगा। तो जैसे एक ये सॉल्यूशन बनाएगा तो इसके अंदर जो B के पार्टिकल होंगे वो इसके अंदर आ गए। ये B के पार्टिकल्स आ गए इसके अंदर, और उन्होंने क्या की, कुछ सरफेस भी कवर कर ली और इस तरह से पार्टिकल्स आ गए। और ये जो हमारा लिक्विड A होता है, जो कि आपका प्योर लिक्विड A था, अब इसका मान लो इसका वेपर प्रेशर कितना था, P0 A था। इसका वेपर प्रेशर कितना था, P0 A था। और ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, मान लो इसका वेपर प्रेशर कितना है, PS है।
तो होगा क्या, पी एस जो होगा वो लेस देन पी नोट ए होगा। लेस देन पी नोट ए, पी एस। यानी हम ये कहते हैं जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हो किसके अंदर, प्योर सोलवेंट में, तो प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और इस वेपर प्रेशर के कम होने को ही हम क्या नाम देते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का क्या हो जाना, लोअर हो जाना। और वो क्यों कम हो जाता है, वो आपको सारी स्टोरी पता ही है, आप लोगों ने पढ़ी है कि क्या होता है। जो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं, खुद तो वेपर बनाता नहीं है, ना तो खुद बनाएगा ना दूसरे को बनाने देगा। दूसरे को नहीं बनाने देगा, उसकी कुछ सरफेस को कवर कर लेगा, है ना। और जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है उसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो इट मीन्स क्या होगा कि आप ये कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम प्रोसेस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो आपने क्या नाम दिया इसको, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर पहले मान लो वेपर प्रेशर था 760 और बाद में सॉल्यूशन का हो गया 755। तो कोई आपसे पूछे भाई कितना लोवरिंग हो गया, तो आप बोलोगे 760 माइनस 755 मतलब कितना हो गया, 5 का लोवरिंग आ गया। तो इट मीन्स लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नोट ए, यानी जितना इनिशियल होता है वो माइनस क्या कर देते हो आप, सॉल्यूशन का, यानी पी एस। एक होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव लोवरिंग। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, लोवरिंग रिलेट कर दिया आपने। लोवरिंग को किससे रिलेट कर दिया आपने, इनिशियल यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उससे रिलेट कर दिया है, उसे डिवाइड कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन क्या हो जाता है, पी नोट ए। क्लियर। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब सबको समझ में आया कि होता क्या है ये, यस सर। है ना। आप इनिशियली उसको क्या Yes, कर sir. देते हो, रिलेट कर देते हो, है ना। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को आप रिलेट कर देते हो। अब देखिए इसको आगे हम जब स्टडी करते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को, या इसको इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे पहले हमें एक लॉ पढ़ना पड़ता है, जिस लॉ को हम क्या नाम देते हैं, राउल्ट्स लॉ। अब ये राउल्ट्स लॉ हमें क्या कहता है, वो देखो। राउल्ट्स लॉ में ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड है आपके पास बी, और ये दोनों प्योर लिक्विड है। ए का प्योर कंडीशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, पी नोट ए। और बी जो है वो भी लिक्विड है, तो इसका भी प्योर स्टेट में अपना खुद का एक वेपर प्रेशर होगा, तो वो कितना है, पी नोट बी। तो ए का वेपर प्रेशर कितना है, पी नोट ए, और बी का वेपर प्रेशर कितना है, पी नोट बी। हमने क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया। और मिक्स जब हमने कर दिया तो इस मिक्सचर में ए के भी मॉलिक्यूल्स आ गए और बी के भी मॉलिक्यूल्स आ गए, दोनों के आ गए। प्रॉपरली सॉल्यूशन बना दिया उन्होंने, होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब ए के भी मॉलिक्यूल है और बी के भी मॉलिक्यूल है। तो क्वेश्चन उठता है कि ए का जो वेपर प्रेशर है इस मिक्सचर के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर ए का जो वेपर प्रेशर है, क्या वो अब भी पी नोट ए रहेगा या चेंज हो जाएगा। और बी का जो वेपर प्रेशर है क्या वो भी पी नोट बी रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अब आपने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद ए का वेपर प्रेशर जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। अब वो कितना बन जाएगा, मान लो पी ए बन जाएगा। और बी का भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो कितना बन जाएगा, पी बी बन जाएगा। तो राउल्ट्स लॉ क्या है या ये कहाँ यूज होता है, ये पी ए कितना होगा, कोई आपसे पूछे ये पी बी कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के अंदर हम एक लॉ की हेल्प लेते हैं, जिस लॉ को हम लोग नाम क्या देते हैं, राउल्ट्स लॉ।
तो राउल्ट्स लॉ का मतलब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। राउल्ट्स लॉ क्या करता है, ये एक ऐसा लॉ है जो आपको ये बताता है कि किसी मिक्सचर के अंदर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन आप किसके अकॉर्डिंग करते हो, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग करते हो। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, देखो राउल्ट्स लॉ आपको ये कहता है पी ए। पी ए का मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। अच्छा, अब ये पी ए है या पी बी है, इनके लिए आप क्या वर्ड यूज कर लोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर का नाम यूज कर लोगे। क्यों, देखिए भाई क्या होता है कि मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक ही गैस फिल है, एक ही गैस के मॉलिक्यूल है, मान लो नाइट्रोजन के। तो ये गैस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल्स पे जितना प्रेशर लगा रहे हैं, है ना, आप उसे कहते हो वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। सॉरी, उसको आप कहते हो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। आप क्या नाम दोगे उसको, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर दो गैस के मॉलिक्यूल्स मिक्स हैं, और वो दो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो दो अलग अलग गैसेस हैं। क्लियर, एक गैस जो है वो क्या है, मान लो हाइड्रोजन, और दूसरी जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। तो अब इस कंटेनर के अंदर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो प्रेशर कंटेनर पे लगा रहे हैं, आप उसको बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन वाले जो प्रेशर लगा रहे हैं, आप उसको नाम दे दोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। यानी जब किसी कंटेनर में, आप ये कह सकते हो किसी कंटेनर के अंदर दो या दो से ज़्यादा गैसेस मिक्स होती हैं, तो उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो पहले तो क्या था, आपका कंटेनर था, उस कंटेनर में सिर्फ एक ही लिक्विड था ए, तो ये ए का क्या है, वेपर प्रेशर। और ये बी था, तो इस बी का ये क्या होगा, पी नोट बी क्या होगा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। पी नोट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, यानी जब तक हमने इनको मिक्स नहीं किया। अब ये पी ए क्या है, पी ए यानी कि अब ये मिक्सचर बन चुका है, यानी यहाँ पे दो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, दो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब आपको लगेगा सर दो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स मतलब, क्योंकि वेपर कौन क्रिएट करेगा, वेपर प्रेशर कौन क्रिएट करेगा, वेपर ही तो क्रिएट करेंगी ना। तो जो ए होगा वो वेपोराइज होगा और उसके मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे, और बी जो होगा वो वेपोराइज होगा, उसके भी मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो एक और बी तो अलग अलग जो आपके लिक्विड हैं, उनकी वेपर्स आपने एक कंटेनर में बंद कर रखी हैं, इसलिए अब यहाँ नाम क्या दिया जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ में क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ में ये कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि कोई भी कंपोनेंट होता है, जैसे ए है, तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब पी ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, मतलब एक्स ए के। इसी तरह मान लो जो पी बी है, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स बी के। तो इट मीन्स पी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स बी के, और पी ए जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स ए के। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। यस सर। यस सर। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप रिमूव करते हो तो एक कांस्टेंट आता है, तो जो पी ए होता है वो इक्वल टू बन जाएगा पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी। यानी कि मिक्सचर के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर हुआ करता है, वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन और उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी के, और पी ए जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए के।
और कोई अगर आपसे ये कहे भाई इस लिक्विड में टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो आप कह दोगे भाई टोटल वेपर प्रेशर इन पी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी। जैसे अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं राउल्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है। मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड आपके पास ए था और दूसरा लिक्विड आपके पास क्या था, बी था। ए का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था यानी कि पी नोट ए वो कितना था, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था। और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर यानी पी नोट बी जो था वो कितना था, 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था। हमने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। हमने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो पी ए होगा वो आपको बताना है क्या होगा और पी बी बताना है क्या होगा। मिक्स करते टाइम हमने क्या लिया, 2 मोल तो लिए किसके, ए के, और 8 मोल जो हैं वो हमने किसके लिए थे, बी के। ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको बताना है पी ए कितना होगा और पी बी कितना होगा। तो बड़ा आसान है, देखिए पी ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए के। तो पी नोट ए कितना दे रखा है आपको, 760, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो मतलब ये क्या बन गया आपका, 760 इंटू एन ए यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो कितने हैं 2, एन ए प्लस एन बी 2 प्लस 8 कितना बन गया 10। तो बस आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या लगा दोगे, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी तरह पी बी जो होगा वो कितना होगा, पी बी जो आ जाएगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पी नोट बी इंटू क्या बन जाएगा, एक्स बी। अब पी नोट बी कितना दे रखा है उन्होंने, 700, देखो 700 दे रखा है, तो ये कितना बन गया 700 इंटू एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो बी के कितने मोल्स हैं आपके पास, 8, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 2 प्लस 8 10। तो मतलब वही आ गया आपका 700 इंटू 8/10। बस इसको सोल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगी उसके सामने मिलीमीटर ऑफ मरकरी लगा दोगे। कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल वेपर प्रेशर कितना हुआ, तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ जाएगा। यानी पी ए और पी बी जो होगा आप उसको ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लिखोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया? यस सर। बताओ सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ? आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा ना। तो ये हमारा जो है वो हमने जो किया वो क्या था, राउल्स लॉ। कि राउल्स लॉ को आप अप्लाई कैसे करते हो, क्लियर है ना। राउल्स लॉ को हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं, एक्स ए क्या चीज़ है और एक्स बी क्या चीज़ है, ये दोनों क्लियर हो गए ना पॉइंट, एक्स ए क्या चीज़ होती है और एक्स बी क्या चीज़ होती है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा ना, एक्स ए क्या है और एक्स बी क्या है। एक्स ए क्या होता है बताओ जरा, एक्स ए क्या है बताओ यहाँ पे, ए का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है ना, किसका मोल फ्रैक्शन, ए और बी का मोल फ्रैक्शन। और कौन सी फेज के अंदर है वो बताओ, ए और बी का